हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको लॉर्ड डलहौजी तक पढ़ा दिया था। लॉर्ड डलहौजी के कुछ पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ाए थे और अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स लॉर्ड डलहौजी के बचे हुए हैं, तो इस वाले सेशन में हम लॉर्ड डलहौजी से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सेशन करने से पहले इसके पिछले में 1 और 2 वीडियो मैंने आपको दे दिया है। उन दोनों वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले पढ़ना है, समझना है, उसका नोट्स बनाना है और फिर आप इस तीसरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है? तो हमारा टॉपिक वही चल रहा है पुराना वाला मॉडर्न इंडिया, जिसमें हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल्स और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, साथ ही साथ अब इनका डेजिग्नेशन भारत का गवर्नर जनरल में तब्दील हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ी सी बातें। इससे पहले बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पे हैं, लॉर्ड डलहौजी तक हम लोग चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो हमारा शासन काल है वो 1848 से 56 तक रहा था। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर यहाँ पे हुआ है, आप देख रहे हो। पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया और कोहिनूर डायमंड इसको महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। इन्हीं के शासनकाल में अभी सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था 1851 से 52 के बीच में, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और बर्मा को भी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया। बर्मा भी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल। इन महोदय ने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी इन्हीं के शासनकाल में राज्य हड़प नीति की शुरुआत हुई। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि राज्य हड़प नीति क्या होता है और इसके तहत किस किस राज्य को हड़प लिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे दिख जाते हैं। जैसे 1848 में पहला स्टेट था जिसको सतारा नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा संभलपुर था 50 में। 52 में था उदयपुर। नागपुर को 53 में और 54 में झांसी को। 56 यानी लास्ट इसका था अवध। ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाता है क्या? इसके बाद शुरू हो जाता है 1857 की क्रांति। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, यहां से हमें पढ़ाई शुरू करनी है आज की क्लास में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है वुड्स डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये एक प्रकार का समझ लो एक्ट है, पहले बिल था फिर एक्ट के रूप में भारत में आया। वुड्स डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1854। 1854 की बात कर रहे हैं। क्या था ये वुड्स डिस्पैच? तो समझ लीजिए, इट वॉज एन एजुकेशनल रिफॉर्म। ये क्या था? यह एक एजुकेशनल रिफॉर्म था, यानी शिक्षा जगत में भारत में सुधार करने के उद्देश्य से इसको लेके आया गया। अब जैसा समझिए कि यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में इंग्लिश को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि इंडिया में भी जो लोग हैं वो भी हमारे ही कल्चर को एक्सेप्ट कर लें, यानी वेस्टर्न कल्चर जो भी है उसको एक्सेप्ट करें, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश में रहें और बहुत सारे अपने लाइफ में तब्दीलियां करें। तो जिसके द्वारा ये वुड्स डिस्पैच लेके आया गया भारत में। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि 1835 वाला याद होगा आपको, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था और अभी वुड्स डिस्पैच अधिनियम आया है। ये दोनों एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं भारत में। ओके, 1835 वाला आया था, आपको याद होगा तो फटाक से बताना, विलियम बेंटिक के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर वाला काम कर रहा है ना। तो पोस्ट ऑफिस अधिनियम एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग दिस टाइम 1854। दोस्तों देखो, ये अधिनियम पास हुआ है, इम्प्लीमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ अधिनियम पास होने का मतलब ये नहीं होता कि वो लागू हो जाए। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड इन 1854। पोस्टल टिकट, वो जो डाक टिकट होते हैं ना, वो पोस्टल टिकट्स भी स्टार्ट कर दिए गए इन्हीं के शासन। द फर्स्ट ऑफिशियल टेलीग्राफ लाइन, पहली पहली बार भारत में फर्स्ट ऑफिशियल टेलीग्राफ लाइन दैट कनेक्टेड कैलकाटा टू डायमंड हार्बर। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल में ही है दोनों जगह। तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई और उसकी शुरुआत की गई अक्टूबर 1851 में।
अक्टूबर 1851 में किसकी शुरुआत कर दी गई मेरे प्यारे साथियों? अक्टूबर 51 में शुरुआत की गई है टेलीग्राफ लाइन की। 1854 में एक्ट पास हुआ है, पोस्ट ऑफिस एक्ट। गुड्स डिस्पैच एक्ट लागू हुआ है, भारत में आया है 1854 में। ये सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी और बुरी बातें जो हो रही हैं, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बातें हैं। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड अभी। विडो रीमैरिज का मतलब क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को यहाँ पे पास किया गया। पहली पहली बार ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ठीक है, लौपतगामिनी भक भक अड्डा, तो फर्स्ट ट्रेन वाज स्टार्टेड, पहली ट्रेन हमारे देश में चलाई गई ऑन 16th अप्रैल, ये तारीख भी याद रखना आप लोग, 16 अप्रैल 1853 यानी 1853 में, बिटवीन बोरी बंदर, ठीक है, यानी बॉम्बे, बॉम्बे के इलाके से, बिटवीन बोरी बंदर एंड थाने, बोरी बंदर और थाने के बीच में, बंबई और थाने के बीच में एक 34 किलोमीटर की ट्रेन, 34 किलोमीटर डिस्टेंस में कवर करने के लिए ट्रेन चलाई गई, जो पहली पहली बार भारत में चली थी इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है। तारीख याद रखना 16 अप्रैल है ये, ठीक। अच्छा, कोयले से चलने वाली ये ट्रेन थी, ठीक है, बिजली वाली ट्रेन ये नहीं थी, ये पहले कोयले से चलती थी, इसके बाद आती है बिजली वाली। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है दी थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन 1854 ये स्टैब्लिश किया गया दोस्तों इन रुड़की। अच्छा, जानते हो जो आज रुड़की का आईआईटी है ना, आरआरके का जो आईआईटी कॉलेज है, ये वही है। तो सबसे पुराना अगर आईआईटी की बात की जाए तो वो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात की जाए तो। द थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन 1854 कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? रुड़की में स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, रुड़की कहाँ पे है? तो रुड़की उत्तराखंड, ठीक है, रुड़की उत्तराखंड। आगे देखें, आगे बढ़ा जाए। समय इनका समाप्त होता है, लॉर्ड डलहौजी साहब का, बहुत सारी चीजें इन्होंने की। तभी यहाँ पे कुछ बवाल और विवाद हो रहे थे भारत में, तो इनको हटा के किसको लेके आया गया? लेके आया गया लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है वो है 1856 से 62 के बीच में, ठीक है, 1856 से 62 के बीच में। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है कि लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझना कहानी, सबसे पहले तो था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, तो वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। एक बार रिवाइज कर लो, लॉर्ड क्लाइव था। और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग्स को ही क्या बना दिया गया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बन गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, सॉरी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तब्दील हो जाता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये समय होता है 1833 में, थर्ड चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक को बनाया जाता है, ठीक है, विलियम बेंटिक को बनाया जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल। अभी 1833 से लेके 56 57 तक क्या चल रहा है? यही चलता है, 58 तक। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में एक अधिनियम और आता है 1858 का। 1858 के एक्ट में क्या कर दिया जाएगा? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन, इसका नाम बदल के वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाए। आइए समझते हैं आगे क्या है कहानी है। ये फर्स्ट और लास्ट आपको समझना है। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग हिज टाइम, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के समय में, रिवोल्यूशन ऑफ 1857, इसी को बोलते हैं सिपॉय रिवोल्यूशन, ठीक है, सिपाही विद्रोह 1857 का। तो स्टार्ट यहीं से हुआ था, बैरकपुर से। और वहां पे जो आर्मी थी हमारी, इंडियन आर्मी थी, और वहां पे थे मंगल पांडे। कहानी कुछ इस तरीके से थी, हालांकि इसका हमारा अलग चैप्टर है।
कहानी इस तरीके से थी कि वहां पे चर्बी लगे हुए चर्बी लगे हुए कारतूस, जो गोली बारूद होते हैं, जो गोलियां होती थी, तो पहले उसको काट के फिर बड़े बड़े राइफल्स में भरा जाता था। तो उसमें चर्बी लगा होता था, गाय का या फिर पिग यानी सुअर का कुछ मांस लगा होता था जिसको काटना पड़ता। तो फिर अब इन लोग का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो भाई वो, अब आर्मी वाले हैं तो आर्मी जब विद्रोह करे तो सोच लो खतरनाक विद्रोह हो जाता है। फिर धीरे 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 झांसी की रानी का अपना अलग विद्रोह चल रहा है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग विद्रोह कर रहे हैं। इसी समय इंडिया आजाद हो गया होता अगर पूरे देश के लोग एक साथ मिलके कर लिए होते विद्रोह, ठीक है, रिवोल्ट कर लिए होते, तो अंग्रेजों को भगाया जा सकता था या भेजा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ये भी, जो भी विद्रोह हुआ, ये एक नेशनल मूवमेंट का नाम नहीं ले सका। कैसा था ये, इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए कोलकाता में, कानपुर में, बिहार में, लखनऊ में, काशी, बनारस में, कहीं भी जो भी विद्रोह हुआ वो सिर्फ अपने राजा अपने अपने लिए विद्रोह करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा बड़े आराम से इसका सप्रेश कर दिया, यानी दबा दिया गया इस विद्रोह को। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग साहब के ही शासनकाल में 1857 में विद्रोह हुआ। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीन जगह है यहाँ पे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862, पहली बार भारत में। अभी तक आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि सिविल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, और इन दोनों कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ। अब बारी आ गई है 1862 की, जहां पे बंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों प्रोविंसेस में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इन महोदय ने, लॉर्ड कैनिंग ने अबोलिश कर दिया यानी समाप्त कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को, यानी राज्य हड़प नीति, जो बहुत तेजी से चलता आ रहा था, जिसमें सबसे पहला राज्य 1848 में सतारा को ले लिया गया था और लास्ट में 1856 में अवध को ले लिया गया था। यहाँ पे है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अब समाप्त कर दिया जाए, तो इसको समाप्त कर दिया गया। पहली पहली बार बजट, जो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, बजट के नाम से आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो पहली पहली बार इस बजट के ऊपर बात हुई थी 1860 में, और इसको पेश करने का श्रेय जाता है अंग्रेजी आदमी जेम्स विल्सन को। That is why James Wilson is called father of budget in India. लेकिन इसके ऊपर पहली बार डिस्कशन हुआ था 1860 में, और पूरी तरीके से इसको पेश किया गया था 69 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग हिज टाइम, 1860 की बात है, आईपीसी भारत में आया। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, और याद रखिएगा यही इंडियन पीनल कोड आज भी भारत में लागू है। सीपीसी भी आया और सीआरपीसी भी आया। तो आईपीसी तो पास हुआ और इंप्लीमेंट भी हो गया 1860 में, 1860 में इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन सीपीसी और सीआरपीसी 1860 में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। सीआरपीसी तो 1973 में जाएगा। तो अभी पास हुआ है, इंप्लीमेंट इन दोनों का बाद में होगा, आईपीसी का इंप्लीमेंटेशन भी यहीं पे हो गया। क्लियर है इतनी बात। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग के बारे में, और इनका टाइम पीरियड कहां से कहां तक है, 1856 से लेके 62 के बीच में है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये हैं, इनके बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगा उसका पॉइंट, पहले ये देखते हैं। इन 1857, 1857 में यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश्ड, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। कहां कहां हुई, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। ये तीनों प्रोविंस के ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल चलता था, इसलिए जितने भी अंग्रेजों के द्वारा डेवलपमेंट किए गए वो इन तीन शहरों में ज्यादा किए गए। तो 1857 में यूनिवर्सिटीज बना, 1862 में हाई कोर्ट्स बना, कहां पे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। अब आता है इसके शासनकाल में, समझना ध्यान से, जब 1857 का भयानक विद्रोह हुआ, रेवोल्यूशन हुआ भारत में, तो
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंग्लैंड में लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार ये सोचती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग रूल करने दे रहे हैं भारत में, वो शायद कहीं ना कहीं भारतीयों के साथ गलत कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय विद्रोह करने पर आतुर हो गए हैं। तो वहां की सरकार ने, लंदन की सरकार ने, अंग्रेज की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया जाए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हाईएस्ट डेजिग्नेशन था मेरे बच्चों, ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब कंपनी ही नहीं रही तो ये डेजिग्नेशन को क्या किया जाएगा, हटा दिया। तो कंपनी को हटा के अब क्या किया गया, डायरेक्ट रूल कर दिया गया क्राउन के द्वारा। डायरेक्ट रूल कर दिया गया किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा। यानी अब सीधे महारानी वहां से राज करेंगी और अपना अधिनियम भेजेंगी, यहाँ पे लागू करवाएंगे। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। तो ये डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू 1858 एक्ट, कैनिंग वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। ठीक है, अब कैसा शासन चल रहा है, किसके अंतर्गत वायसराय बना, तो क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, ताज का शासन अब शुरू हो गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन भारत देश में कब से कब तक चला है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है कि जब गवर्नर ये बने। हालांकि कंपनी तो 1600 में ही बन गई थी, 1608 में लोग भारत आ गए थे, लेकिन जो शासन करना शुरू किया वो 1757 से शासन करना शुरू किया। और यहां से इनका गवर्नर का डेजिग्नेशन शुरू हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 डेजिग्नेशन के नाम बने हैं अलग अलग समय पे। कब कब बना है वो तीनों हमने डिस्कशन कर लिया है। अब चौथा डेजिग्नेशन जो अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाएगा, वो 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैनिंग इन 1861, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम पास होता है। अब जो भी एक्ट आएगा वो भारत के नाम से आएगा। ठीक है, या तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आएगा और या तो इंडियन काउंसिल एक्ट के। तो पहली पहली बार इनके शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। इंडिगो रिवोल्यूशन हैपेंड ड्यूरिंग हिज टाइम। ये समय देखना, ये गांधी जी वाला इंडिगो रिवोल्यूशन नहीं है, ये पंजाब का इंडिगो रिवोल्यूशन होगा। तो इंडिगो रिवोल्यूशन हैपेंड ड्यूरिंग हिज टाइम, यानी नील की खेती को लेके यहाँ पे भी क्या किया गया है, एक विद्रोह किया गया है इनके शासनकाल। देखो, वीडो रीमैरिज एक्ट वहां पे पास हो चुका था। यहाँ पे क्या हुआ है, वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 was fully and freely implemented। यहाँ पे लागू भी करा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। लास्ट वाले में जहां मैंने बताया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वीडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, यहाँ पे उसको लागू कर। नेक्स्ट हमारे वायसरॉय आते हैं। अब तो गवर्नर नाम नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल, तो वायसरॉय नाम दिया। तो लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 के बीच में रहते हैं। इनके शासनकाल में सिखों का एक रिवॉल्यूशन होता है, जिसको बहावी रिवॉल्यूशन के नाम से, वहाबी रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस रिवॉल्यूशन का यानी क्रांति का दमन किया गया। He died in 1863 in धर्मशाला। एल्गिन की मृत्यु हुई धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और जहां पे क्रिकेट होता है, सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया धर्मशाला वाला, वहीं हिमाचल प्रदेश में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु। नेक्स्ट सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में है। ही एक्सेप्टेड नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी इन अफगानिस्तान। इन्होंने अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति शुरू की थी। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या शुरू किया, अहस्तक्षेप की नीति। इसको हमने पहले भी देख लिया है कि कौन नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी पहली पहली बार लेके आया था। तो दो लोगों को नाम हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डुप्ले थे और एक दूसरे वाले, जिसको डुप्ले तो हमारे क्या थे, फ्रेंच के थे,
ठीक है, डच या फ्रेंच कहते हैं। यहाँ पे है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो अफगानिस्तान के साथ शुरू किया गया, उनका नाम है सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड मायो के बारे में। लॉर्ड मायो हमारे वायसराय होते हैं 1869 से 72 के बीच में। तो लॉर्ड मायो ने अजमेर में कॉलेज की स्थापना की, जिनका नाम है मायो कॉलेज। ठीक है, मायो कॉलेज इन अजमेर established by लॉर्ड मायो। नेक्स्ट पॉइंट, he established इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोर्ड, भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया था इन्होंने। ठीक है, गठन किया था, स्टैब्लिश। एक बात आपको बता दूं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट होता है पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे 29 जून को। 29 जून पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और यही वो यहाँ पे है कि इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोर्ड की स्थापना किया। इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के समय में, ड्यूरिंग हिज टाइम फर्स्ट सेंसस, सेंसस यानी जनगणना, सेंसस यानी क्या होता है, जनगणना। तो फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872। इनके शासनकाल में पहली पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई या जनगणना किया गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये जो जनगणना है, सेंसस, ये डिकेडल सेंसस नहीं था। ठीक है, डिकेडल यानी दशकीय, ये दशकीय जनगणना नहीं थी मेरे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ही एस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मायो ने अपने शासनकाल में करवाई, जो कि 1872 तक चला, 1870 के चलता। पहला ऐसा वायसरॉय है भारत में जिसकी हत्या कर दी। ही वॉज किल्ड बाय एन अफगानी इन 1872 इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान में इनकी हत्या एक अफगानी के द्वारा चाकू मार के कर दी। ठीक है, 1872 में ही। He was the first viceroy, पहला ऐसा वायसराय है इंडिया में who was killed in his tenure, जो अपने शासनकाल में यानी अपने कार्यकाल में ही इसकी हत्या। आई होप आपको समझ आया होगा लॉर्ड मायो का। लॉर्ड मायो का एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड मायो ने मायो कॉलेज ऑफ अजमेर बनवाया है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बोर्ड की स्थापना की है, फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट कराया 1872 में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनवा दिया है। ही वाज किल्ड बाय एन अफगानी इन 1872 इन अंडमान, अंडमान में इसको एक अफगानी ने मार दिया। पहला ऐसा वायसराय है जिसको उसके कार्यकाल में मार दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक 1872 से 1876 तक भारत में वायसराय की गद्दी संभालता है। और यहीं से यहीं से भारत में खतरनाक रिवॉल्यूशन की जो प्रथा है वो शुरू हो जाती है। खतरनाक, समझना ध्यान से। ड्यूरिंग हिज टाइम डेंजरस ड्रॉट स्ट्रक्ड बंगाल। खतरनाक सूखा पड़ा हुआ है काफी टाइम से, अब यहाँ पे वो सूखा बढ़ चुका था बंगाल में, और धीरे धीरे बंगाल के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जगह पे सूखा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा। He announced that, ने क्या काम किया, My aim is to abolish the tax and ban unnecessary legal action। इसने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा लक्ष्य है कि मैं उन बेफुजूल करों को समाप्त कर दूं जो फालतू कर लिए जाते हैं, और अननेसेसरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे कानूनी एक्शंस को, अनावश्यक कानूनी कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये इसका लक्ष्य था। पंजाब में दोस्तों किसानों का एक रेवोल्यूशन, कूका रेवोल्यूशन, इन्हीं के शासनकाल में हुआ 1873 में। कूका रेवोल्यूशन इन पंजाब इन 1873 ड्यूरिंग हिज टाइम, दुर्घटनाएं घटती है। He defeated ruler of बड़ौदा, गायकवाड़, बड़ौदा यानी गुजरात। तो वडोदरा के एक रूलर गायकवाड़ को इसने हराया 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में गायकवाड़ नाम के आदमी को, जो कि रूलर है वहां, उसको हराया 1875। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
लॉर्ड लिटन साहब की। लॉर्ड लिटन आते हैं 1876 से 1880 के बीच में, और ही वॉज ऑल्सो नोन एज ओवन मेरिडिथ। ठीक है, ये एक खतरनाक राइटर भी है। तो ओवन मेरिडिथ के नाम से ये राइटिंग भी करते हैं। देखते हैं, ड्यूरिंग हिज टाइम देयर वाज अ डेंजरस ड्रॉट। समय तो वही चल रहा था, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब ये डेंजरस ड्रॉट बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद और पंजाब तक भी बढ़ चुका, बारिश हो ही नहीं रही है। ही एस्टेब्लिश्ड अ ड्रॉट कमीशन, पहला व्यक्ति जिसने सूखा आयोग का स्थापना कर। तो he established a drought commission in the chairmanship of रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची, अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लो आप किसी सरकार के अंदर जीवन अपना जी रहे हो, किसी सरकार के अंतर्गत, और लाखों की संख्या में देश की जनता भुखमरी के कारण, सूखे के कारण मर जा रही है, उसकी खेती तबाह हो जा रही है, टैक्स फिर भी लिया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किसी फंक्शन में, आयोजन में खर्च करे, बेफिजूल खर्ची करे, तो क्या इस देश की जनता को, जो इसके अंडर में रह रही है, उसे गुस्सा नहीं आएगा? वो चाहे जो सरकार हो, मैं ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहा, वो चाहे जो भी सरकार हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है और सरकार जनता के लिए कार्य न कर कर अपने मौज मस्ती के लिए अगर कार्य करे, तो जनता वाकई में क्रुद्ध होती है और सरकार के अगेंस्ट विद्रोह शुरू करती है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हुई कि भारत देश में इस समय क्या है, इस समय भारत देश में खतरनाक वाला सूखा पड़ा हुआ है, के बावजूद भी ऑन 1 जनवरी 1877, 1 जनवरी 1877 को, फॉर गिविंग टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को देने के लिए, लंदन की महारानी विक्टोरिया को देने के लिए दिल्ली में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। और इस दिल्ली दरबार में बहुत पैसे खर्च किए गए, बहुत पैसे, लॉट्स ऑफ मनी वाज स्पेंट। तो ऑन द 1 जनवरी 1877, फॉर गिविंग टाइटल ऑफ केसर ए हिंद टू महारानी विक्टोरिया, दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉट्स ऑफ मनी वाज स्पेंट। तो यहां से भारतीयों के दिल में क्या हुआ, ठेस पहुंचा, और वो गुस्साए हैं कहीं ना कहीं से अंदर से। ही एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय, जो बाद में जाके एएमयू बन जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यही व्यक्ति हैं, ही एस्टेब्लिश मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय इन अलीगढ़, अलीगढ़ में मुस्लिम आंग्ल महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाएगा। ड्यूरिंग हिज टाइम, इन्हीं के शासन काल में, in 1878, Vernacular Press Act was passed and Arms Act was also passed। अब समझते हैं क्या है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? दोस्तों, ये जो प्रेस एक्ट आप देख रहे हो ना, इसमें अब हुआ क्या कि जब ये सारे पैसे खर्च कर दिए गए यहाँ पे और इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो लोकल न्यूज़पेपर्स में और लोकल लैंग्वेजेस में अ, पत्रिकाएं छप रही हैं, न्यूज़पेपर छप रहे हैं, और लोगों को ये बताया जा रहा है कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ भी नहीं कर। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या कर दिया कि कुछ ही न्यूज़पेपर को, या फिर सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को, या वो लैंग्वेज जो इनको पता थी, सारे लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर को क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, सारे लोकल न्यूज़पेपर को बैन कर दिया। आर्म्स एक्ट, यानी हथियार अधिनियम को भी यहाँ पे क्या किया गया था, पास किया गया था। और सबके अधिनियम, सबके हथियार क्या किए गए, जो लाइसेंसी वाइसेंसी है, सबको अपने पास मंगा, ताकि कोई विद्रोह ना कर सके। इतना ही नहीं, एक देखो ये गुस्सा दिला रहा है लोगों को, एक यहाँ पे गुस्सा दिलाया लोगों को, एक यहाँ पे गुस्सा दिलाया लोगों को। अब चौथा गुस्सा यहाँ पे, सबसे बड़ा वाला गुस्सा। ही डिक्रीज्ड मैक्सिमम एज, क्या किया इन्होंने, ही डिक्रीज्ड मैक्सिमम एज फॉर आईसीएस एग्जाम। आईसीएस एग्जाम यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम होता था, उसकी जो मैक्सिमम एज होती थी उस समय 21 होती थी, यानी 21 साल तक मैक्सिमम। उस मैक्सिमम एज को कम करके कितना कर दिया गया, 19 साल कर दिया गया, 19 ईयर्स। और दोस्तों, एग्जाम देने कहाँ जाना होता था, ये एग्जाम देने
इंग्लैंड लंदन जाना होता था, लगभग 28 से 30 दिन की यात्रा, समुद्री यात्रा करने के बाद। और उस बच्चे की अब एज कितनी कर दी घटा के? 19 साल। 19 साल में कोई जाके आईसीएस एग्जाम दे के, तो ये भी प्रति जो अब पढ़े लिखे वर्ग को भी इन्होंने क्या कर दिया है? गुस्सा कर। एक कारण यहाँ आपको दिख रहा है, एक कारण यहाँ आपको दिख रहा है, एक कारण यहाँ आपको दिख रहा है, एक कारण यहाँ आपको दिख रहा है। ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण से भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के प्रति धीरे धीरे नफरत भरती चली जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे, और क्या लॉर्ड रिपन ने किया है भारतीयों को खुश करने के लिए, इनके ऊपर चर्चा होगी। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि जितना भी अभी तक मैंने 3 लेक्चर्स पे आपको दिए हैं छोटे छोटे, उन तीनों लेक्चर्स का नोट्स प्रॉपर बना लेना है। जो पॉइंट्स आपके हैं उस पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसको भी बना के आपको रखना और मुझे भेजते रहना है। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके एमसीक्यूज जरूर करते रहो। जैसे ये सेशन समाप्त हो जाता है पूरा इसका गवर्नर जनरल वाला, तो मैं खुद इसके अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज लेके आपके लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।